चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगर इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की वीडियो आपने नहीं देखी है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट बना दी है हमने कक्षा 10 गणित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि आपके आगामी बोर्ड एग्जाम के लिए क्या रहने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। पूरा पेपर सेम टू सेम आने वाला है, तो आपने कहना है इसको अच्छे से तैयार कर लेना है पूरा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल x बराबर 4 और y बराबर 1 है, तो इस रैखिक समीकरण युग्म में निरूपित रेखाएं होंगी। तो सीधी सी बात है, हल कब आता है, हल x और y पे काट रहा है, ठीक है। देखो क्या होता है जब आपके पास समीकरण दी होती है, समीकरण क्या है हमें दी गई, देखिए समीकरण होगी हमारी, मान लीजिए हमारे पास दो समीकरण दी गई हैं। रैखिक समीकरण क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ठीक है। ये आपकी समीकरण एक है। दूसरी समीकरण मानक समीकरण क्या होती है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो समीकरण दिए। अब यहाँ से जो x और y के मान आएंगे, x और y के मान क्या कहलाते हैं हमारे, प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक, प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक, प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है। प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक होते हैं एक्स और वाई, जो मान आता है आखिर में एक्स और वाई का, वही क्या होता है हमारे प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक। अर्थात समीकरण एक की कोई एक होगी, मान लीजिए समीकरण एक की रेखा ये गई है, ठीक है, और समीकरण, ये समीकरण एक लिख दे रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ आपको। बाकी डिटेल वीडियो में मैंने एक्सरसाइज की पूरे सारे क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज के समझा रखे हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से क्या कर सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए, ठीक है। अगर आपने पहली बार देखा है फिर भी यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, क्लियर हो जाएगा कई चीज़ें। समीकरण एक अगर ये है, इसकी रेखा है, और कोई समीकरण दो की रेखा इस प्रकार से यहाँ पे काट रही है, तो यहाँ पे जो निर्देशांक है यही हमारे एक्स और वाई के मान होंगे, ठीक है। एक्स और वाई के मान ये होंगे, ये समीकरण दो है हमारी, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लीजिए, जहाँ पे प्रतिच्छेद करेंगे आपस में वहीं से हमें एक्स और वाई के मान मिलेंगे। तो अब हमें एक्स का मान कितना मिला, एक्स बराबर कितना मिला 4, और वाई बराबर कितना है 1। अर्थात ये किसके निर्देशांक होंगे, प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक एक्स और वाई होते हैं, बताया मैंने आपको। एक्स का मान 4,1, तो सीधी सी बात है 4,1 पर प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही है हमारा, ऑप्शन है हमारा, देखिए कहाँ है, बिंदु 4,1, इस बिंदु पे प्रतिच्छेद करेंगे ना, एक्स में 4 और वाई में 1, 4,1 पे प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी, ठीक है। प्रतिच्छेद करती रेखाएं हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार कोई डाउट या परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। कोई भी डाउट या परेशानी रहती है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं प्रत्येक कमेंट का क्या करता हूँ, आपको रिप्लाई करता हूँ, और आपका कोई भी अगर समस्या होगी, कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ कर क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ आपको, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहे। और इसी के साथ आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर ये है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, देखिए क्या कहा गया है, द्विघात समीकरण, ठीक है। पहले पढ़ लीजिए सवाल को अच्छे से। द्विघात समीकरण, देखिए द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल होंगे, ठीक है। मूल होंगे कैसे मूल है, मतलब मूलों की प्रकृति बतानी है आपने, ठीक है। मूलों की प्रकृति बतानी है आपने बेटा। दो वास्तविक भिन्न मूल होंगे, दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल, दो बराबर वास्तविक मूल, कोई मूल नहीं या कोई हल नहीं, ठीक है। तो कंडीशन क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। कंडीशन ये होती है हमारी, क्या, साइड में लिख दे रहे हैं। कंडीशन क्या रहेगी, देखो डी निकालते हैं सबसे, सॉरी एक मिनट, डी निकालते हैं, डी, डी होता है विविक्तिकर, ठीक है। कैपिटल से भी दिखाते हैं इसको, डी कैप विविक्तिकर कहते हैं इसे। और इसका होता है डी बराबर, डी क्या होता है, बी स्क्वायर, फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये मेन फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब ध्यान रखना आपने, अगर डी, डी बराबर 0 है, ठीक है, डी 0 से छोटा है या डी 0 से बड़ा है, ठीक है, कंडीशन ये होगी, मतलब ये है बड़ा, डी इज ग्रेटर देन 0, तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, ठीक है, दो भिन्न अलग अलग, ठीक है, वास्तविक मूल, वास्तविक मूल होंगे, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है।
इसके अलावा डी बराबर 0 होगा तो दो बराबर मूल होंगे, दो बराबर मूल होंगे, ठीक है, बराबर वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक मूल होंगे, ठीक है, समझ जाइएगा आप। दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। साथ में क्या कहेंगे, देखो साथ में होगा डी इज लेस देन जीरो। अगर डी जीरो से छोटा होगा तो कोई मूल नहीं होगा, कोई मूल नहीं होगा, कोई मूल नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे सीधी सी बात है, डी अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर है, मतलब पॉजिटिव नंबर जानते हैं, एक दो तीन चार पॉजिटिव में है कोई भी नंबर, तो वास्तविक दो भिन्न वास्तविक होंगे, बराबर है जीरो के तो भी वास्तविक है, और निगेटिव कोई वैल्यू आती है तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे कोई मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको यहाँ तक क्या, कि भैया अगर डी, तो हमें सीधी सी बात है, हमें निकालना है डी का मान। इस समीकरण में देखो क्या है, ए बी सी कैसे निकलेगा, ए क्या होगा हमारा, देखो सवाल देखो हमारा क्या है, सवाल में हम कलर चेंज करते हैं पहले पेन का, देखिए एक्स स्क्वायर -3x -10 बराबर 0। तो पहले मैं ए का मान निकालता हूँ, ए क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा ए एक्स स्क्वायर, देखो मानक समीकरण, ये क्या है मानक समीकरण, मैं लिख दूंगा इसको, आगे लिखूंगा एक्स स्क्वायर, मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए बराबर 0। ये है मानक समीकरण, क्या कहते हैं इसे, मानक समीकरण कहते हैं, ठीक है, ये मानक समीकरण है, ठीक है। तो अब इस पे हमने क्या करना है, इससे वैल्यू, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, ए होता है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ए है, ए क्या है 1 है। बी कितना है, देखिए बी एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक कितना 3 है, लेकिन माइनस का, तो माइनस का 3। और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, सी की वैल्यू है -10, ठीक है, चिन्ह के साथ जरूर लेंगे, ध्यान रखना, जो चिन्ह दिया गया है चिन्ह के साथ जरूर आपने क्या करना है, रखना है इसको। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब हम देखेंगे क्या वैल्यू पुट करके, किसमें, डी बराबर, डी बराबर क्या होता है हमारा, बी स्क्वायर -4ac, ठीक है, डी बराबर बी स्क्वायर -4ac। तो डी का मान कितना आएगा, देखते हैं, बी का मान कितना है, देखो बी का मान है -3, इसका स्क्वायर करेंगे -4 इंटू ए का मान कितना है, देखिए ए का मान है हमारा दिया गया 1, और बी सी का मान दिया गया हमें कितना है, सी का मान -10, ठीक है। तो देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है आपका 9, 3 3 9 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 माइनस का 4 एकम 4, और 4 की 10 से गुणा हो तो 4 धाम 40, ठीक है। तो 4 एकम 4 और दाम 40, और माइनस माइनस प्लस हो गया तो 40 हो जाएगा प्लस का। टोटल आंसर हमारा क्या आ रहा है, 49 आ रहा है, ठीक है, आंसर हमारा 49 आ रहा है, ठीक है। बी स्क्वायर -4ac, ठीक हो गया, बी स्क्वायर -4ac। अब देखो यहाँ पे क्या है, 49 आ गया आंसर, तो डी क्या है, डी इज, देखो यहाँ पे क्या कंडीशन बनी, कंडीशन हमारी बनी डी इज ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा है 49, तो डी क्या है, जीरो से बड़ा है, तो डी अगर जीरो से बड़ा है तो पहली कंडीशन मैंने बताई थी डी इज ग्रेटर देन जीरो, तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, तो क्या होंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल, तो हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए से हो जाएगा, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे ये वैल्यू आती निगेटिव, ध्यान दीजिए, अगर ये वैल्यू आती निगेटिव, मान लीजिए ये वैल्यू जो आई है निगेटिव आती, तो हमारी कंडीशन क्या होती, निगेटिव वाली आती, कोई मूल नहीं है, ठीक है। और अगर बराबर आता जीरो के बराबर आ गया होता, तो हमारी कंडीशन आती ये वाली, ठीक है, ये कंडीशन हमारी तब आती। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा पूरा क्वेश्चन अच्छे से, कोई डाउट या परेशानी यहाँ तक नहीं होगी, सवाल अच्छे से समझ में आ गया। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उन तक भी ऐसी वीडियो पहुँच सके और वो भी क्या कर सके, अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। चलिए मिलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। अच्छा क्वेश्चन है आपका, समांतर श्रेणी से हर बार पूछा जाता है इस टाइप का एक क्वेश्चन, तो आपने क्या करना है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, तो आपने करना सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है अभी से, और अपने बोर्ड की तैयारी अच्छे से कर लेनी है मैथ में, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 3 1 -1 -3 के लिए समांतर डी है, तो डी निकालना है आपने, बहुत ईजी है, डी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम, डी बराबर क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी के प्रथम पद को A1 कहते हैं, ठीक है। प्रथम पद क्या है, देखो यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ये आपका A1 हो जाएगा,
ये आपका B1 हो, सॉरी A1 A2, A1 ये A2 ये A3 A4, ठीक है। चारों समझ में आ गया आपको। समांतर श्रेणी के पदों को A1 A2 करके शो किया जाता है। प्रथम पद को A1 कहा जाता है, द्वितीय पद को A2 कहा जाता है, ठीक है, तृतीय पद को A3। इसी प्रकार से टोटल अगर n पद हैं तो AN कहा जाएगा, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, D निकालना। D का मतलब सर्वांतर, ठीक है। सार्वांतर क्या होता है, सार्वांतर होता है D। सार्वांतर का सूत्र बताया था आपको, सार्वांतर, सार्वांतर क्या होता है आपका, D बराबर होता है A2 माइनस A1, ठीक है। सार्वांतर का मतलब क्या है, A2 माइनस A1, ठीक है। A2 माइनस A1 मतलब अब दूसरे पद से पहला पद घटा देंगे। दूसरा पद कितना है, देखिए दूसरा पद है हमारे पास 1, और इससे हमने क्या करना है, पहला पद घटा देना, सॉरी इससे क्या करना है, पहला पद घटा देना। पहला पद कितना है, 3 है, तो D बराबर कितना आ जाएगा भैया, 1 से 3 घटाएंगे तो 3 में से 1 गया 2, लेकिन माइनस के जाए तो माइनस का हो जाएगा, तो D बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। एक मैंने -3 घटा देंगे तो -2 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा, माइनस। तो हमारा D का मान हमें निकालना था, D का मान हमारा ये आपका राइट आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया। तो डी का मान हमारा कितना आ गया, -2, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। हमने क्या क्या एपी के सभी पदों को देख लिया हमने। क्या है, पहला पद क्या है, A1 A2 A3 A, ठीक है, A4 सारे पद दिए गए हैं। हमें क्या करना है, डी निकालना। तो सार्वंतर क्या होता है, सार्वंतर डी का फॉर्मूला होता है डी बराबर A2 माइनस A1, सॉरी A2 माइनस A1 यहाँ पे लिखना था, A2 माइनस A1। तो A2 कितना हमारा 1, 1 में से 3 हमने लेस कर दिया, ठीक है, A1 की वैल्यू। तो हमारा आंसर आ गया D बराबर -2। इस प्रकार से अगर कोई भी वैल्यू दी जाए आपको, आप इजीली सारे क्वेश्चन आपको निकाल सकते हैं। साथ में मैं आपको AN का फॉर्मूला भी बता देता हूँ आपको, ताकि आपको अगर एग्जाम में आए तो आप उसको भी इजीली कर सकें। AN का फॉर्मूला क्या है, देखिए हमारा AN बराबर होता है A प्लस n-1 इंटू D, ठीक है। ये AN का फॉर्मूला है। इसी के साथ योग के लिए होता है SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, ठीक है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये फॉर्मूले आपने याद कर लेने। दो ही फॉर्मूले आपके इसमें इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। दोनों फॉर्मूले मैंने आपको लिखा दिए हैं, ये फॉर्मूले आपने क्या करने, याद कर लेने हैं, ठीक है। और एक फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी दिखा सकता हूँ, डी बराबर, डी पहले लिखा दिया है मैंने, वही है A2 माइनस A1, ठीक है। A2 से A1 को घटा देंगे आप, ठीक है। तो ये डी, तो टोटल ये 3 फॉर्मूले आपने क्या करना है, याद कर लेने हैं इस एक्सरसाइज के लिए। सारे क्वेश्चन आपके समांतर श्रेणी के इन 3 फॉर्मूलों पे ही सॉल्व हो जाने हैं, ठीक है। इस पर ही मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है एक्सरसाइज की। अगर आपने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से पूरी वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूँ, इसके साथ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस वीडियो में। और वीडियो को ज़्यादा लंबे नहीं बना रहा हूँ, ताकि छोटी छोटी वीडियो रहे, ताकि आप क्या कर सकें, सारी वीडियो उसको अच्छे से देख सकें और सारी चीज़ें अच्छे से समझ सकें, ठीक है। तो अब क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, कहा जा रहा है किसी अनिश्चित घटना के घटित होने की प्रायिकता है। देखिए साफ कह दिया जा रहा अनिश्चित, ठीक है। क्या कहा जा रहा, अनिश्चित घटना। तो सीधी सी बात है, इसका मतलब हमें पता है कि वो घटना घटित नहीं होनी है। तो जिस घटना की होने की प्रायिकता अनिश्चितता है, ठीक है, जो घटना अनिश्चित घटना के होने की प्रायिकता क्या होती है, हमेशा शून्य होती, जीरो होती। देखिए निश्चित घटना अगर होगी, निश्चित होगी, अनिश्चित नहीं, निश्चित की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर निश्चित घटना होगी, ठीक है, निश्चित होगी, ठीक है, निश्चित घटना होगी, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, ध्यान रखिएगा, घटना की प्रायिकता होती है 1, ठीक है। और जब निश्चित अनिश्चित घटना है, अनिश्चित घटना की प्रायिकता हो जाएगी 0। हमेशा ध्यान रखना है आपने, 0% होगी। अनिश्चित कह दिया जाए, अनिश्चित का मतलब जो निश्चित ही नहीं है, जिसका नहीं होना है, उसकी क्या होगी प्रायिकता, हमेशा उसकी प्रायिकता 0 होगी, ठीक है। हमेशा याद रखनी है आपने। तो ये कर लेंगे 0, ठीक है। जब अनिश्चित घटना की प्रायिकता की बात की जाए तो इसका मतलब आंसर 0। और अगर निश्चित घटना की प्रायिकता की बात किया जाए 1 अर्थात 100, 100% होगी। निश्चित है तो इसका मतलब 100%। जैसे अगर हम कह दें सूरज पूरब से निकलता है, ठीक है, सूरज पूरब से निकलता है, तो इसकी प्रायिकता क्या है, 100%। निश्चित बात है, तो इसकी क्या हो जाएगी प्रायिकता, 100% है। तो ये 100% निश्चित घटना है, ठीक है। और और अगर कह दिया जाए अभी बारिश होगी, तो अगर मौसम साफ है तो उसमें बारिश होने के चांस कम है, तो यहाँ पे अनिश्चित है बात, ठीक है। तो ये अनिश्चित घटना है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा इस प्रकार, ठीक है। समझ गए होंगे थोड़ा बहुत। जो भी अगर डाउट है तो बाकी आप पूरी प्ले लिस्ट बना रखी है एक्सरसाइज की, वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, तो आपने क्या ना उन क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना और तैयार कर लेना। चलिए आगे बढ़ता हूँ, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी के साथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखो क्या कहा जा रहा है, दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 1:2 है, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। ठीक है, तो वृत्त की परिधि है, दो वृत्त है, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, R1 लेना पड़ेगा। एक की त्रिज्या R1 है, दूसरे की त्रिज्या मान लीजिए R2 है। ठीक है, R1 R2 त्रिज्याएं। ठीक है, त्रिज्याएं हो जाएंगी हमारी R1 और R2। अब क्या है, दो वृत्त परिधि, परिधि होती है 2πr। ठीक है, तो एक की परिधि हो जाएगी 2πr1, दूसरे की हो जाएगी क्या आपकी, मैं सीधे अनुपात ले लेता हूँ, दोनों का अनुपात निकालना है, तो सीधी बात दूसरी की हो जाएगी 2πr2। ठीक है, मैं समझाते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, दोनों त्रिज्याओं का अनुपात दिया तो इसका मतलब अपॉन करना है। ठीक है, तो कितना है ये अनुपात, 1:2 का अनुपात है। ठीक है, ध्यान दीजिए, 1:2 का अनुपात है। ठीक है, 2πr1 और 2πr2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कट जाएगा पहले। तो अब देखो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे आप करेंगे, R1 अपॉन R2 बराबर 1/2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2R1 हो जाएगा अपॉन R2 हो जाएगा, R2 हो जाएगा। तो जो इनका अनुपात आएगा वो कितना आ रहा है, देखो 2:1 का अनुपात आ रहा है, क्योंकि ये नीचे एक है, 2:1 का अनुपात आ रहा है। तो आंसर देख लीजिए, 2:1 कोई आंसर दिया हुआ है, जी हाँ बिल्कुल दिया है, ख दिया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ख ख क्या है यहाँ पे, राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ये क्या है, 2:1 क्या है, राइट आंसर है हमारा। क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या करा हमने, परिधि का सूत्र लगाया। परिधि का सूत्र क्या है, मैंने अभी बताया था, परिधि का सूत्र है हमारा इसकी, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, अंग्रेजी में सर्कमफ्रेंस कहते हैं। ठीक है, परिधि। ठीक है, इसको सी से दिखाते हैं, और इसका जो सूत्र होता है 2πr होता है। ठीक है, 2πr होता है, ये आपने नोट कर लेना है। ठीक है, तो इसकी वजह से हमने कर दिया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 2:1 का। ठीक हो गया, आंसर हमारा क्लियर है, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिए, क्वेश्चन में साथ इससे आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं वीडियो में अपलोड कर दूंगा, ताकि वीडियो छोटी रहे और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। किसी प्रकार कोई डाउट या परेशानी लगे आपको क्वेश्चन को समझने में, तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए। और पहली बार जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइए, ताकि ऐसे ही और सभी विषयों के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपको मिलती रहें, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे से स्कोर कर सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।